ओके गाइस, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस जिनके मैंने तुम्हें जेई क्वेश्चंस करवा दिए या लेटर से दे दिए करने के लिए, वो भी गए तुम लोगों से। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, यूडियोमेट्री। बच्चों, पहली चीज, इट इज अ काइंड ऑफ स्टैचियोमेट्री, एक्सेप्ट के स्टैचियोमेट्री में हम मोल्स की बात करते थे, यहाँ पे विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम की टर्म में भी क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट जो कि हम रिएक्शन में मान के चलते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन उठ के आ जाता है। हाँ या ना? इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज जस्ट मोल्स के बजाय वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पहली चीज का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। नॉर्मली हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा होगा, उसकी जगह कुछ और भी दिया हो सकता है, ठीक है गाइस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालने के काम आता है। हम कहेंगे यार हाइड्रोकार्बन मस्ट बी ऑफ द टाइप CxHy, तो बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है बच्चों। मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मोल्स। तो गाइस जरा एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा रिएक्शन के टर्म्स में बात करके देखते हैं। हमने कहा हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन में बर्न किया, जला दिया, ठीक है ना गाइस, फूंक दिया हमने, क्या बनेगा बच्चों? अब गाइस काम की चीज क्या है? वी आर टॉकिंग ऑफ गैसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस। हम कहेंगे यार कंबशन करने के बाद, आग लगाने के बाद हम उसको टेम्परेचर कम करेंगे एंड विल लोअर इट टू रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हम करते ही है, ठीक है गाइस। मतलब हमने जलाने के बाद विल लोअर इट टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे H2O तुम्हारा क्या होगा बच्चों? लिक्विड, हाँ है ना? गुड। तो यू विल हैव H2O लिक्विड, ये गैस होगा, ये गैस था, हाइड्रोकार्बन गैस था, ठीक है बच्चों। H2O लिक्विड है, फाइन। ये था हमारा जलाने पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? NaOH दे मारेंगे, NaOH या KOH। NaOH या KOH के थ्रू गैस को पास करेंगे, ठीक है बच्चों। अब गाइस काम की चीज क्या है, थोड़ा अब देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, ऑक्सीजन था। यार हम मान के चल रहे हैं हमने ऑक्सीजन या तो बिल्कुल उतना ही लिया जितना तुम्हें चाहिए फॉर बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या ऑक्सीजन एक्सेस में लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब लिमिटिंग रीजन गधा कौन है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो पूरा जलेगा ही जलेगा। तो गाइस जब तुम्हारा कंबशन हो गया तो उसके बाद गैस में क्या बचेगा, कोई बताएगा मुझे? अगर ऑक्सीजन एक्सेस में था तो आफ्टर बर्निंग व्हाट विल बी द गैस इज प्रेजेंट इन द कंटेनर, बताओ मुझे। हाँ, CO2 एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, हाँ है ना? CO2 बन चुका और जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है वो भी पड़ा हुआ, राइट और रॉन्ग? गुड। अब हमने NaOH या KOH के थ्रू गैस को पास किया। हमें बताया यार दे आर बेस एंड CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, दे विल रिएक्ट। मतलब एक तरीके CO2 विल बी ओवर। जब तुमने गैस पास करी NaOH या KOH के थ्रू, CO2 खत्म हो जाएगी, CO2 विल रिएक्ट, हाँ इट विल गेट एब्सॉर्ब, करेक्ट, हाँ है ना? तो अब क्या बचेगा हमारे पास? ओनली अनरिएक्टेड O2, हाँ है ना? गुड। उसको हम पास करते हैं पायरोगैलॉल सॉल्यूशन के थ्रू। इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। एंड इवन दैट गेट्स ओवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो लास्ट स्टेप है हमारे काम का नहीं है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। अच्छा गाइस एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, NaOH जैसे तुम्हारा CO2 को एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही वो Cl2 के साथ भी Cl2 को भी एब्जॉर्ब करता है। NaOH एब्जॉर्ब्स Cl2 ऑल्सो, ठीक है बच्चों। अब गाइस आते हैं रिएक्शन पे। ये तो हमने एक जर्नल हाइड्रोकार्बन ले लिया ना, थोड़ा रिएक्शन की टर्म्स में बात करते हैं इसकी। Cl2 ऑल्सो, guys this is your balanced equation, have a look at it guys। कार्बन के एक्स है तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
हाइड्रोजन के y हैं तो इसे y/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब गाइस इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि इसके हिसाब से बैलेंसिंग करी है, इसको टच नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि इनको हमने बैलेंस करा है, हाँ या ना। जिसको एक बार आपने टच कर दिया उसको अब फिर से चेंज नहीं करोगे। तो गाइस ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं अब 2x + y/2, हाँ है ना। ऑक्सीजन कितने हैं 2x + y/2 और हमारे पास यहाँ पे O2 है, तो बेसिकली 2x + y/2 के बजाय मैं डिवाइड कर दूं 2 से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 2x + y/2, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम O2x + y/4 लेते हैं तो O कितने हो जाएंगे × 2। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई बैलेंस द इक्वेशन गाइस। गुड। तो बच्चों एक काम करते हैं, आफ्टर कंबशन क्या होगा, हम कहेंगे आफ्टर कंबशन, मैंने जो अभी तुम्हें बताया ना वही चीज लिख रहा हूं। यू विल हैव O2 अनरिएक्टेड प्लस CO2, हाँ है ना। बोलो गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई? H2O तो रहेगा ही नहीं ना गाइस, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, हाँ है ना। आफ्टर NaOH क्या बचेगा, O2 अनरिएक्टेड, हाँ है ना। गुड। अब गाइस तुम रियलाइज करोगे वॉल्यूम में 2 बार डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कई बार तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, यू विल बी गिवन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट। पहला कॉन्ट्रैक्शन तब आया जब तुमने गैस को जला दिया, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट को मैं लिख सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, हाँ है ना। कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट कैन बी रिटन एज इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, हाँ है ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, हमें वैल्यू तो पॉजिटिव चाहिए। गाइस कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट में देखो, पहले हमारे पास क्या था, हाइड्रोकार्बन प्लस O2, फाइनली हमारे पास क्या है, O2 अनरिएक्टेड प्लस CO2, हाँ है ना। तो गाइस कैन वी से कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड माइनस CO2। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। O2 total minus O2 unreacted is going to give us O2 which reacted in the reaction, which got consumed in the reaction, हाँ या ना। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर गई माइनस CO2 जो फॉर्म हो गया। समझे नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। ये बेटा ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, O2 मत सोचना। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2x है और यहां से कितना आएगा H2O से y/2, और ये हमारा O2 है तो बेसिकली उसके लिए तो बाय 2 कर दो ना बेटा। इतना O2 अगर हम लेते हैं तो O के कितने एटम्स होंगे × 2, वही आ जाएगा ना बेटा 2x + y/2। नहीं समझ आया? ये x CO2 एंड y/2 H2O, ये बेटा हमने कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। यहाँ पे कार्बन x था इसलिए x के मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन y था तो यहाँ पे y/2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि H2 है। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई? कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट बताऊं, एक काम करो, ऐसे देखो, दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम बिफोर कंबशन एंड आफ्टर कंबशन व्हाट इज द वॉल्यूम, दिस unreacted O2 plus CO2. Then what is the contraction guys, hydrocarbon plus your reacted oxygen, oxygen total minus unreacted oxygen is giving us the oxygen that reacted या oxygen which got burned, है ना, या which helped in burning, minus CO2, clear or not? इसी एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करके लिखा है। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन सेकंड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन सेकंड वो है जो तुम्हारी NaOH या KOH सॉल्यूशन के थ्रू पास करके हुई डिक्रीज।
हम कहेंगे उस वक्त पहले हमारे पास O2 अनरिएक्टेड प्लस CO2 था और बाद में सिर्फ O2 अनरिएक्टेड बचा, हाँ है ना? तो कैन वी से इट इज नथिंग बट CO2। CO2 जो कम हुआ दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? दैट्स वेरी नाइस। तो एक क्वेश्चन हो जाए, इतने नोट कर लो इसे, इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूँ गाइस। एट 8.4 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस 50 ml ऑफ O2 को हमने बर्न किया आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। आफ्टर कूलिंग volume was 37.4 ml. After NaOH, volume was 3.8 ml. Find the formula of hydrocarbon. क्वेश्चन समझ में आया गाइस? हमें हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम दे रखी है, हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम दे रखी है, हमें बता रखा है कूलिंग के बाद 37.4 ml वॉल्यूम थी और आफ्टर NaOH वॉल्यूम वाज 3.8 ml। हमें कॉन्ट्रैक्शन दे रखी है क्या? नहीं, हमें तो फाइनल वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है ना? फाइनल वॉल्यूम आफ्टर कंबशन एंड फाइनल वॉल्यूम आफ्टर NaOH। तो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है कि आफ्टर कंबशन ये होता है, आफ्टर NaOH ये होता है। कई बार क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्शन दिया होता है, देन वी यूज द फॉर्मूला फॉर कॉन्ट्रैक्शन गाइस, हाँ है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। हम कहेंगे सबसे पहले विल राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन जो हमने लिखी थी x की टर्म्स में। CxHy प्लस x plus y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2। ये था बच्चों? हाँ बेटा, ओके, ये रहा गाइस, ये था। हमें इसके 8.4 ml दे रखे हैं, इसका 50 ml दे रखा है, राइट गाइस? यहां तक किसी बच्चों को डाउट क्लियर है? गुड। आफ्टर कूलिंग हमारी फाइनल वॉल्यूम इज 37.4, राइट? बच्चों बताओ, आफ्टर कूलिंग हमारी फाइनल वॉल्यूम क्या है बच्चों? 37.4। तो 37.4 को क्या मैं लिख सकता हूं? इट इज CO2 फॉर्म्ड एंड O2 अनरिएक्टेड। सोच के बताओ, ये जो 37.4 है दैट इज योर CO2 फॉर्म्ड एंड O2 अनरिएक्टेड, हाँ है ना? क्लियर है? हाइड्रोकार्बन तो पूरा खत्म हो गया। सीधा एक्सप्रेशन लिखते हैं गाइस। हम कहेंगे CO2 कितना फॉर्म होगा यार? एक से कितना बनता है? x भाई 1CxHy, 1CxHy से CO2 कितना बनता है? x, 1 से x बनता है, तो 8.4 से कितना बनेगा? ये हमारा आ गया CO2 फॉर्म। O2 अनरिएक्टेड, हम कहेंगे भाई O2 टोटल कितना था? 50 रिएक्ट कितना कर गया होगा? हम कहेंगे भाई A के साथ x प्लस वाई बाय 4 रिएक्ट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? हाइड्रोकार्बन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ है ना? 50 और टोटल, उसमें रिएक्ट कितना कर गया? हम कहेंगे भाई A के साथ x प्लस वाई बाय 4 रिएक्ट करता है, तो 8.4 क्या कितना रिएक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू बी 8.4 इंटू x प्लस वाई बाय 4, हाँ है ना? और ये वैल्यू कितनी है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं समझ आया? Guys, take your time and try to absorb this. This is the amount of CO2 formed. पहले ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? 37.4 is the volume of CO2 and unreacted oxygen. समझ गए? Now this is your CO2 form. ये चीज समझ में आई? एक से x बनता है तो 8.4 से 8.4x बना। हमने कहा अब हमें चाहिए अनरिएक्टेड ऑक्सीजन विच इज ऑक्सीजन टोटल माइनस रिएक्टेड ऑक्सीजन। ये किया है मैंने। ऑक्सीजन अनरिएक्टेड इज oxygen total minus the oxygen which reacted in the combustion reaction. हाँ बेटा, this part is unreacted oxygen.
क्लियर और नॉट गाइस? हो गया क्लियर? अब NaOH के बाद 3.8 बच रहा है। यार ये 3.8 है क्या, कोई बताएगा मुझे? लाइक ये तुम्हारा आफ्टर NaOH, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्शन बेटा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम किसकी बचती है NaOH के बाद? कमाल है भाई, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बचता है, हाँ या ना? वही जब तुमने Na से पास कर दिया तो CO2 हट गया, you have got unreacted oxygen that is given to us as 3.8। हम कहेंगे भाई ये यही तो 3.8 है, हाँ या ना? तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या बना? 50 माइनस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 3.8। अब मुझे बता एक्स और वाई निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस? गुड। तो गाइस यू आर डन विद योर क्वेश्चन, एक्स और वाई आ गया, यू हैव गॉट योर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाँ या ना? बेटा एक के साथ x प्लस वाई बाय 4 रिएक्ट करता है, तो 8.4 के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। तो उससे रिलेट करो जो कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्टैचियोमेट्री। इन तुमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आफ्टर NaOH, करेक्ट। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। हाँ बेटा, दिस इज योर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। हाँ ये हमें क्वेश्चन में दे रहे हैं। हाँ इसकी जगह 3.8 डालो, x निकालो और फिर इसमें डाल दो तो y निकलाएगा, वही तो कर रहे हैं, वही तो मैंने कहा है। ठीक है गाइस? हाँ टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम, एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन गाइस, इंपॉर्टेंट है। बच्चे कितना शोर मचा लेते हैं। बच्चों बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को ये डाउट है? हाँ बेटा, दैट इज आवर CO2। ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो गाइस। अब बच्चों ध्यान से सुनो। हाँ अरे इसी क्वेश्चन में कुछ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा इसमें समझ, दिस इज योर CO2 फॉर्म, दिस इज योर ऑक्सीजन लेफ्ट। हो गया? बेटा एक के साथ x प्लस वाई बाय 4 रिएक्ट करता है, तो 8.4 ml के साथ कितना ml रिएक्ट करने वाला हुआ O2 का? समझ में आ गया? गुड। अच्छा हाँ लिखो गाइस, नोट इट डाउन क्विकली प्लीज। बाई चांस हमें कॉन्ट्रैक्शन दे रखा होता, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना गाइस? से कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 15 दे रखी है रफ, ठीक है ना गाइस? सपोजिंग हमें या 30 दे रखी है कॉन्ट्रैक्शन व्हेन योर कंबशन हैज टेकन प्लेस, कंबशन के बाद द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 30 से उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना? और वैल्यूज में मान के चल रहा हूं फॉर द टाइमिंग यही है, ठीक है? तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्शन हमें दे रखा है 30, एक्सप्रेशन बताओ। Contraction is given to us as 30. Contraction is basically your hydrocarbon plus oxygen reacted minus CO2 formed. हाँ या ना? बताओ guys. Y by 4 minus 8.4x. That's it. That's your answer. हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्शन जो दे रखी है हमें, दैट इज हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड माइनस CO2 फॉर्म।
समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों क्लियर हुआ? दिस वाज -8.4x। तुम रियलाइज करोगे कुछ चीजें कटेंगी, ऑब्वियस सी बात है गाइस। हाँ, दूसरे वाले में जो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज सिंपली गोइंग टू बी 8.4x। गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? वो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मिटा दिया। अरे मैं बोल देता हूं, लिख लो 8.4 प्लस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 माइनस 8.4x इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। 8.4 प्लस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 माइनस 8.4x इज इक्वल टू योर, ये कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम है, फर्स्ट वाली, करेक्ट। समझ गए? सेकंड कॉन्ट्रैक्शन इज सिंपली गोइंग टू बी 8.4x। समझे नहीं समझे गाइस? फील आ गई थोड़ी बहुत? दैट्स नाइस। अब एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट टाइप। ठीक है? हाँ, मतलब हो जाना चाहिए, होएगा नहीं वो अलग बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 15 ml हमें दे रखा है हाइड्रोकार्बन। इट रिक्वायर्ड 357 ml ऑफ एयर, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, फॉर कंप्लीट कंबशन। Products occupied 327 ml। ठीक है ना गाइस? Products finally occupied 327 ml। What is the formula of hydrocarbon बच्चों? पेपर में भी लीव दैट असाइड, अभी इधर ध्यान दो बच्चों। नहीं, 2 मिनट नहीं दे रहा, सुनने पे ध्यान दो गाइस प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर तुम निकाल भी लेते हो यू वोंट गेट अ प्रॉपर फील अनलेस आई टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। गाइस कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें ये फील आ रही है नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो पूरी की पूरी खत्म हो रही होगी? आई मीन यहाँ पे दोनों ही तुम्हारे लिमिटिंग रीजन एक तरीके से, या नन ऑफ देम इज द लिमिटिंग रीजन, बोथ आर गोइंग टू गेट कंप्लीटली कंज्यूम। वो कह रहा है कंप्लीट कंबशन के लिए इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, मतलब अब तुम्हारा हाइड्रोकार्बन भी खत्म और ऑक्सीजन भी खत्म। हाँ है ना? गुड। अब गाइस एक्सप्रेशन तुम्हें याद हो जाना चाहिए अभी तक, CxHy प्लस x प्लस y बाय 4 O2 गिविंग x CO2 प्लस y बाय 2 H2O। हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन के 15 ml है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। गुड, आंसर लिख रहा हूं मैं तुम्हें, सीधा एक्सप्रेशन दे रहा हूं। 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 क्या होगा? किसके बराबर होगा? इज इट गोइंग टू बी इक्वल टू 357? नहीं, 21% ऑफ 357 के बराबर होगा। गुड, पहला एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें दूसरा एक्सप्रेशन चाहिए गाइस। हम कहेंगे प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइड 327 ml, अभी हमने उसको यूज नहीं किया। प्रोडक्ट्स में नॉर्मली क्या होता है आफ्टर कंबशन? ऑक्सीजन अनरिएक्टेड को तो भूल जाओ, वो तो खत्म हो गई, तो बचना क्या चाहिए? बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे को एयर दे रखी है, एयर में से यू विल हैव सम अनरिएक्टेड पार्ट व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फाइनल वॉल्यूम। हाँ है ना? लेट अस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पार्ट इज रिमेनिंग अनरिएक्टेड। हाँ है ना? दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू 327 ml। So that 327 ml is basically your CO2 and your unreacted air. Clear or not? Good. Expression लिखें, CO2 कितना होगा और unreacted air कितना होगा? It is going to be 79% of 357. Good. हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? क्वेश्चन फटाफट बताओ, बोलो गाइस।
गुड, दैट्स नाइस, योर क्वेश्चन इज ओवर। फील सही, लिख लो। इतने में एक और क्वेश्चन लिख के देता हूं तुम्हें। हाँ हाँ, मतलब इन क्वेश्चन में यूज होएगी। हाँ बेटा, बेटा दिस इज योर CO2 फॉर्म, दिस इज योर अनरिएक्टेड एयर, the part of air that was unreacted, basically the part apart from oxygen. Now that is equal to 327 ml. समझ गए? Contraction second तो हुआ ही नहीं, we did not pass it through anyway. ये फर्स्ट की कॉन्ट्रैक्शन मत सोचो पहली चीज, क्योंकि हम फाइनल की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनली क्या बचेगा। फाइनली हमारा नॉर्मली बचता है CO2 एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है ही नहीं, कंप्लीट कंबशन हो जाएगी, बस एयर ही बची है, एयर, अनरिएक्टेड एयर। राइट गाइस, हो गया? करो नोट, इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूं, है लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन बड़ा 20 ml हमें दे रखा है, मिक्सचर है किसका, C2H6 का, C2H4 का, CO2 का। उनको हमने हीट किया ऑक्सीजन के हाथ, एक्सप्लोजन के बाद देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 28 ml, QH के बाद देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 32 ml। फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। हाँ, हमने सब कुछ जला दिया, CO2 तो जलेगा नहीं, राइट मतलब जो CO2 हमने लिया इस मिक्सचर में, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट बर्न। हाँ है ना, कार्बन होता है, इट वुड हैव बीन बर्न टू CO2 बट नॉट CO2। ओके, C2H6 और C2H4, कैन यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन का तो फॉर्मूला दे रखा है, दिस इज बेसिक स्टोइचियोमेट्री गाइस, ध्यान से करते हैं। हम कहेंगे रिएक्शन लिखो सबसे पहले, तीनों का कंबशन है, मतलब दो का कंबशन है, एक तो एज इट इज है, एंड यू राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन गाइस। बैलेंस इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, एंड ट्राई टू बैलेंस इट एज पर 1 C2H6, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये 20 ml तीनों का मिक्सचर है, एक काम करो, एक का x मानो, एक का y मानो, एक का 20 - x - y मानो, और क्योंकि जो तुम्हारा रिएक्ट नहीं कर रहा उसको 20 - x - y मानो, ठीक है ना गाइस? इसको x मानो, इसको y मानो, इसको 20 - x - y मानो। हमें x y की वैल्यू चाहिए गाइस, x y निकल गया, ये तो उसने पूछा है। हाँ, क्योंकि CO2 रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, उसका तुम क्या बनाओगे, इसलिए मैंने CO2 को अलग से लिख दिया, ठीक है ना गाइस? इनिशियली हमारे पास ये था, इन तीनों का हमारा सम कितना आना चाहिए, 20, मैंने लिख दिया उसे एज x y एंड 20 - x - y। पहला कॉन्ट्रैक्शन कितना है, 28, राइट गाइस, 28। गाइस अब इधर ध्यान दो, let us see contraction, right? Net contraction, it will be contraction in first reaction plus contraction in second reaction, third reaction को भी देखेंगे क्या करना है उसमें। वैसे हम देख सकते हैं कि जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड जो कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, थर्ड जो सिनेरियो है उसमें जो हमारे पास पहले था वही बाद में होगा, तो उसको इग्नोर ही कर सकते हैं, है ना गाइस? गुड। तो पहले वाले में कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा बच्चों? हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन होता है हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड माइनस CO2 फॉर्म्ड। हाँ है ना, राइट? हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड माइनस CO2 फॉर्म्ड। हाइड्रोकार्बन कितना था, x, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करा, CO2 कितना बना, दूसरे वाले में कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, है ना? अब हम कहेंगे CO2 20 - x - y पहले भी था बाद में भी है, राइट और रॉन्ग? तो उसको हटा दो, हमें तो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ना गाइस, देयर इज नॉट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में अगर तुम ऐसे करना चाहो तो लिख दो यहाँ पे 20 - x - y, ओरिजिनली भी था बाद में भी है, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे पे आते हैं, 32। अब गाइस 32 में हो क्या रहा था ये बताओ मुझे, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या ले रहे होते थे,
CO2, राइट, CO2 जो कि तुम्हारी कंज्यूम हो रही है, मतलब NaOH क्या KOH के साथ रिएक्ट कर रही है। पहले वाले में कितनी CO2 बनी थी गाइस? दूसरे वाले में CO2 कितनी बनी थी गाइस? और हम कहेंगे यार यहां पे ये वाली CO2 भी कंज्यूम होने वाली है, +20 - x - y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा गाइस आंसर? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आंसर आ जाएगा। कौन सा, नीचे वाला ऊपर वाला? गाइस ये बताओ मुझे, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता था वो क्या होता था गाइस? पहला कॉन्ट्रैक्शन दैट वाज हाइड्रोकार्बन प्लस O2 रिएक्टेड माइनस CO2 फॉर्म। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो वही तो लिखा है, हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा। उसके बाद ऑक्सीजन जो रिएक्ट करेगा, हमें बताया एक के साथ 7/2 रिएक्ट करता है, तो एक्स के साथ 7/2x रिएक्ट करेगा, वो 7/2x लिख दिया। माइनस CO2 फॉर्म, हम कहेंगे भाई एक से दो बनते हैं तो x से 2x बनेगा, तो वो 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस कॉन्ट्रैक्शन इन द सेकंड वन, C2H4 के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर भी वही किया है, XY + CY - 2y, ठीक है। और हमारा सेकंड रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? CO2 वाला, उसे क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा जब NaOH पास करोगे तो ना केवल तुम्हारी ये CO2 कंज्यूम होंगी, ये भी निपट जाएगी, वही तो मैंने किया है, उसको भी निपटा दिया साथ में। वो बेटा वो साथ साथ चल रहा था, ओरिजिनली भी था, कंबशन के बाद भी था, लेकिन NaOH या KOH पास करने के बाद ये भी कंज्यूम हो गया, वो साथ साथ चल रहा था। वो यहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया, ठीक है। आ गया, आगे चले, लिखो गाइस, राइट इट डाउन। ओके बच्चों, यहां तक समझ आया नहीं आया गाइस? अब दो और केस बन सकते हैं, मतलब लिविंग असाइड दैट Cl2 वाला केस जो कि हमने डिस्कस ही नहीं किया आगे। हाँ, अरे शांति रखो गाइस। अब देखो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, तुम्हारे पास तीन सिनेरियो हो सकते हैं, या तो Cl2 का क्वेश्चन दे दे जो NaOH Cl2 को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है गाइस, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट, हाँ है ना। कई बार वो ये भी दे देते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज अ, हाइड्रोकार्बन नहीं ओब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब गाइस उसमें बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखोगे वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस इक्वेशन लिख ली तो तुम्हारा क्वेश्चन डन है ऑलमोस्ट। तो गाइस अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे तो लिखेंगे CxHyOZ + O2 gives CO2 + H2O, हाँ है ना। गैस कार्बन यहाँ पे भी एक जगह, यहाँ पे भी एक जगह, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। हर तुम बैलेंस करोगे, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y/2 कर दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2x + Y/2, हम कहेंगे यहाँ पे Z है, मतलब रिएक्टेंट में, मतलब ऐसे मान के चलो ये जो है दिस इज इक्वल टू Z + समथिंग, हाँ है ना। फील आ रही नहीं आ रही है गाइस? तो अगर मैं यहाँ पे -Z कर दूं, /2 कर दूं, तो ये हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आना नहीं चाहिए या नहीं आना चाहिए बच्चों, बताओ? क्योंकि ये O2 है, ये O ना है, इसलिए बेटा यहां पे मैंने O निकाला था, नहीं तो मैं X करता ना कि 2x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारा क्या, ये हमारा आ जाएगा x + y/4 - z/2। हाँ, और नहीं ये रटना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ऐसे तुम्हारा करा जा सकता है। इसे क्यों रटोगे गाइस, ये तो फटाफट कर सकते हो तुम बैलेंस। और बैलेंसिंग समझ नहीं आई तुम्हें? कमाल है, बैलेंसिंग करिए मैंने, ध्यान से देखो, बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है गाइस। आइडिया इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है ना, दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे तो तुम मेहनत करोगे तो आंसर भी निकल आएगा। हाँ नहीं, बैलेंसिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, फिर वही चीज कहेंगे। बैलेंसिंग के क्यों देंगे यार, मजे ले रहे हैं बच्चे। कई बार नाइट्रोजन भी दे देते हैं, ठीक है ना गाइस। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, उसमें वो कहेंगे
कि जब हमने कंबशन करा CO2 बना, H2O बना और नाइट्रोजन एज इट इज बाहर निकल गया। ठीक है गाइस, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम। ठीक है गाइस, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आसान भी बन सकता है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज मैंने तुम्हें इसके बारे में दे दी है। सो आई एम कंक्लूडिंग योर यूडियोमेट्री गाइस। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? कौन सा क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कमाल यार, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, शीट में होंगे, शीट में करके देखना, ना हो तो मेरे से पूछना। ठीक है गाइस, नाउ लेट अस गो ऑन टू अ न्यू टॉपिक बच्चों। वी आर डन विद यूडियोमेट्री गाइस। बच्चे कर क्या रहे हैं भाई? ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी चल रही है गाइस, नॉट समथिंग नाइस, लेकिन करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं गाइस, ये वैसे ही पोस्टुलेट है जैसे हमने बोर्ड के पोस्टुलेट पढ़े थे ना गाइस। सिमिलर काइंड ऑफ पोस्टुलेट्स वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। पहला, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वी अज्यूम दैट गाइस। हाँ है ना, आइडियल गैस के लिए हमने कहा था। दूसरा, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज व्हाट वी अज्यूम, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस between gas molecules. गुड, ये हमारे दो हैं जो हमने आइडियल गैस के लिए सोचे थे, और भी हैं। नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तभी तो हम कहते हैं आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लेकिन रियल गैसेस में मतलब सिंस गैसेस आर रियल दे कैन बी लिक्विफाइड। ओके, नेक्स्ट, molecules are in constant random motion with different but constant velocities. मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, बट दे आर मूविंग विद अ फिक्स वेलोसिटी। तब तक फिक्स वेलोसिटी से मूव करेंगे जब तक वो टकराते नहीं किसी और के साथ, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना गाइस, दे मूव विद डिफरेंट बट कांस्टेंट वेलोसिटीज। द डायरेक्शन ऑफ मोशन, the direction of motion changes only when they collide. किसके साथ? या तो आपस में या विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर और अदर मॉलिक्यूल्स। डायरेक्शन तभी चेंज होगी गाइस। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? गुड। प्रेशर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोलिजन अमंग देमसेल्व्स या कोलिजन विद द वॉल्स? गुड, प्रेशर ऑफ गैस is due to collision of molecules with walls of container. गाइस, तुमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। बताता हूं, एंड देयर इज नो चेंज in energy
ड्यूरिंग कोलिजन्स। गाइस इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज रिमेनिंग कंजर्व्ड। मतलब पहले सपोजिंग एक की 10 थी, एक की 20 थी एनर्जी, अब जब कोलिजन हुआ एक की 5 हो गई, एक की 25 हो गई। आइडिया इज दैट टोटल एनर्जी इज रिमेनिंग कंजर्व्ड। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इलास्टिक कोलिजन। नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर फर्दर डिटेल्स, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसा नहीं है कि टकराया और काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ गया। एंड नो मोर डिटेल्स, रेफर टू विनय सर। ठीक है, फाइन गाइस। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। effect of gravity is negligible. Effect of gravity is negligible. ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जमीन पे पड़े हुए दिखते। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। टेम्परेचर of gas is a measure of its kinetic energy. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जो बच्चे ने कहा था कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आइडिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स is directly proportional to absolute temperature. Basically temperature in Kelvin of gas. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गाइस। अब आइडियल गैस की थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। साथ साथ नहीं लिख रहे थे? अच्छा ठीक है गाइस, आई एम वेटिंग। ओके गाइस, आइडियल गैस। यार आइडियल गैस में तुम्हारे अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होते नहीं, मतलब ये रियल गैस की तो बात कर नहीं रहे। हाँ है ना? नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। यार अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हमारे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होती। हाँ है ना? इसका मतलब है आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। हमें बताया टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं आइडियल गैस में ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट? ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टोटल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है ही नहीं। हाँ या ना? गुड। गैस हमारा जो वो था काइनेटिक थ्योरी वो हमारी खत्म हो गई। नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू। ये तो हमारा थ्योरी बोल रही है। नहीं मैंने तो ये बोला था, ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें बताया काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी चीज को मैंने नीचे लिख दिया, मैंने कहा आइडियल गैस में टोटल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि पोटेंशियल नहीं होती। मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स बच्चों। कितनी तरह की मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं? 3 तरह की होती हैं गाइस। CRMS, ये क्या होता है गाइस? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर है गाइस? अब हाँ वो भी बताना है गाइस, जरा ध्यान दो। सबसे पहले रूट लिया, फिर मीन लिया। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं गैस के तो उनका मीन क्या होगा? विल डिवाइड बाय n।
और हम मीन किसका ले रहे हैं? स्क्वायर ऑफ स्पीड का। अभी नहीं समझ में आएगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। सपोजिंग एक मॉलिक्यूल की स्पीड c1 है, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ गैस की स्पीड c2 है, तीसरे की c3 है, एंड n मॉलिक्यूल्स हैं, nth मॉलिक्यूल की स्पीड cn है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। समझ में आया नहीं आया? अरे हम कुछ नहीं लगाने वाले, हम इसका सीधा फॉर्मूला याद करने वाले हो, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे n जो डिनोमिनेटर में n है, दैट इज टेलिंग अस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड c1 c2 c3 cn दे आर द डिनोटिंग द स्पीड्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमने कहा बहुत घिनौना फॉर्मूला है, इसका कुछ आसान फॉर्मूला दिखाओ। तो हम आसान फॉर्मूला उसका है, हाँ बेटा ये है हमारा फॉर्मूला बच्चों, √3RD/m0। ये हमारा फॉर्मूला है गाइस। यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या उठाने वाले हो गाइस? टेम्परेचर तो हमें बताए, टेम्परेचर इन केल्विन। आर क्या होगा गाइस? आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो गाइस, हम यहाँ पे स्पीड किस में निकालना चाह रहे? मीटर पर सेकंड में। तो गाइस आर की वैल्यू क्या उठानी चाहिए? जूल उठा लो, जूल वाली उठा लो। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 8.314। अब गाइस अगर जूल है तो उसमें मास हम किस में ले रहे होते हैं? ग्राम में तो ना लेते, केजी में लेते हैं। इसका मतलब है ये जो एम नॉट है ना गाइस, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, इट हैज टू बी टेकन इन केजी, नॉट इन ग्राम्स। केजी में लोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, ग्राम में लोगे आंसर गलत उठ के आएगा, पावर में गड़बड़ आ जाएगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है, ठीक है गाइस। दूसरे पे आते हैं। अरे जैसे ही मैं रोकता हूँ ना वीडियो को, वैसे ही तुम कहते हो सर हो गया, ये लो कर लो नोट। अब आते हैं गाइस, हाँ अच्छा, ये हमारा एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। तो गाइस मीन स्पीड तुम्हें पता है क्या होता है? मीन, एवरेज। एवरेज जो हमारा नॉर्मल होता था, इट इज नथिंग बट c1 प्लस c2 टिल cn बाय n, दैट इज योर एवरेज स्पीड गाइस। उसका फॉर्मूला क्या उठ के आने वाला हुआ? हमने कहा ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज करने नहीं वाले, 8RD/πm0। हाँ बेटा, ये 8RD/πm0 है। तुम रियलाइज करोगे, मतलब पाई की वैल्यू डालोगे तो तुम रियलाइज करोगे इसकी वैल्यू CRMS से कम आने वाली हुई। हाँ है ना? इतना कंक्लूड कर ही सकने वाले हो, बताओ। पाई πm0 8RD। थर्ड पे आ जाए बच्चों। अच्छा बेटा लो, ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है गाइस? ये होता है, हमने कहा भाई कुछ मॉलिक्यूल्स, देखो ऐसा हम कहते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, राइट। लेकिन हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पीड हो, कुछ की कुछ हो, कुछ की इंडिविजुअली स्पीड है, कुछ के मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है, हाँ है ना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब ऐसे मान के लो, एक की स्पीड 10 है, दो की स्पीड 20 है, तीन की स्पीड 30 है, 40 स्पीड सिर्फ एक की है। तो हम कहेंगे यार ये जो 30 स्पीड है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। इट इज द स्पीड, it is the speed possessed by maximum fraction या maximum number of molecules of gas। वो कुछ फील आई नहीं आई बच्चों?
ये बताओ मुझे। उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला ही उठ के आने वाला होगा। हाँ या ना? वेरी नाइस। रेशियो क्या होगी बच्चों? हमने कहा ये, यार इससे सॉल्व तो नहीं कर पाओगे जल्दी से। अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दे रखी है और हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दे रखी है और पूछा है आरएमएस स्पीड या एवरेज स्पीड, इससे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, रूट की वैल्यूज ही तुम्हें पता नहीं है। तो हमने कहा यार वैल्यूज याद करो। ये आती है, मतलब रूट टू से तीनों को डिवाइड कर दोगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ है ना? अरे रूट टू से डिवाइड किया था बेटा, ठीक है। हाँ बेटा। तो बच्चों इतना तो तुम्हें पता है, सी आर एम एस इज ग्रेटर देन सी एवरेज इज ग्रेटर देन सी मोस्ट प्रोबेबल, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। बट दे लाई क्लोज बाय, ऐसा भी नहीं है कि यार एक इधर है एक इधर है। वैल्यूज दे लाई इन द विसिनिटी ऑफ सी मोस्ट प्रोबेबल। सी आर एम एस and C average lie in vicinity of C most probable। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। और इतना तुम्हें दिख गया है, ये जितनी भी स्पीड है दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर गाइस, है ना? गुड। पास पास है वैल्यूज, बहुत दूर नहीं है। स्पीड्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस। हाँ बच्चों, तो एक क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें? क्वेश्चन से पहले तुम्हें थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि तुम क्वेश्चन को कुछ स्टेटमेंट में कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। एनीवे पहले क्वेश्चन दे दो, उसके बाद तुम आंसर दे दो, उसके बाद मैं बताता हूं। कर लिया नोट? कुछ भी नहीं लिखा? दे लाई इन विसिनिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कर लिया नोट गाइस? नहीं सर? यस। अच्छा गाइस अब देखो, सी आर एम एस हमारा क्या होता है? रूट, यार आर डी की जगह हम पीवी नहीं लगा सकते अगर एन वन है? लगा सकते हैं। हाँ है ना? तो गाइस मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is decreased isothermally, find change in CRMS। बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? बताओ गाइस। हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज, छोटा कर दिया हमने कंटेनर का साइज। तो तुम्हारा आइसोथर्मली देन व्हाट इज द चेंज इन सीआरएमएस गाइस? अच्छा कर क्या रहे हैं भाई? हो गया, वेरी गुड, आंसर बताओ।
कमाल है। गाइस इसका आंसर क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। यार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फील आ रही होती है, एक काम करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला दिख गया हमें, फॉर वी डिक्रीज हो रहा है, सीआरएमएस डिक्रीज होना चाहिए। पॉइंट बीइंग व्हाट यू डिड नॉट सी वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वी ऑन पी, क्योंकि तुम्हारा टी कांस्टेंट है, हाँ है ना। मतलब अगर तुम इस फॉर्मूले में देखो टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो तुम्हारा सीआरएमएस तो सेम रहेगा ना बच्चों। तुमने यहाँ पे देखा V में डिक्रीज आया, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज प्रोपोर्शनेटली P में इंक्रीज भी आ रहा होगा, सच दैट P और V का प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, हाँ है ना, समझ गए? गुड, तो नो चेंज, दैट इज योर आंसर। हाँ बेटा मुझे पता है, बिल्कुल यही आया था, बस बोला ही नहीं तुमने, है ना, किसी और ने बोल दिया पहले आंसर। स्टार्ट करते हैं गाइस प्लीज, आवाज नहीं चाहिए मुझे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एक काम करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, उसको एवरेज ले लेते हैं उसका, हाँ है ना। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आएगा बच्चों? नहीं बेटा, नया टॉपिक है, ये चीज समझ आई नहीं आई, ये बताओ मुझे गाइस। और यार हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एड अप करी, बाय एन कर दिया टू गेट योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये बताओ ये एम नॉट क्या है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? इट इज मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास उठा रहे हैं हम, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एम नॉट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो कुछ ऐसी फील आ रही है या नहीं आ रही है? दिस इज नथिंग बट एम नॉट बाय एन, हाँ या ना? एक बार का मतलब क्या है? एक बार एक मिनट वेट करूं या क्या? अच्छा गाइस समझ गए? एन एम नॉट वाज द मोलर मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। हमने कहा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल चाहिए, डिवाइड बाय एन, एवोगाड्रो नंबर बेटा 6.022 into 10⁻23। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, यूनिट्स बेटा, यूनिट्स इज व्हाट मैटर, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो तुम कहोगे सर 10 ही है, ये अगर हम ग्राम में निकाल रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी 10/n। एनीवे यहाँ पे तो हम किस में ले रहे होंगे? केजी। एनीवे गाइस हमें ये एक्सप्रेशन पसंद नहीं आया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। हाफ एम नॉट लो, अंदर बड़ी अच्छी चीज बनने वाली हुई गाइस, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर टिल Cn स्क्वायर बाय n। यार ये तो कुछ CRMS स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा बच्चों? तो ये हमारा बन जाता है हाफ एम नॉट CRMS स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा लगा गाइस देखने में। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब गाइस हमने कहा यार ये RMS है ना, CRMS की तो वैल्यू पता है हमें, √3RD/m, एम नॉट डालो उसे, क्या बनेगा गाइस? ये हाफ CRD/m नॉट। फिर CRMS स्क्वायर लिया है, CRMS इज √3RD/m नॉट, तो CRMS स्क्वायर इज CRD/m नॉट। हम कहेंगे भाई ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन जाएगा 3/2 ये RT/n। ये चीज समझ आई नहीं आई? और ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था, ये मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स है, राइट और रॉन्ग? I mean, this is the mass per molecule. This is the mass of one mole molecule. When you divide them, ये n ही तो आने वाला और डिनोमिनेटर में, हाँ है ना? और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक काम करो, ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट कर लो जो मैंने अभी करवाया था।
समझे नहीं समझे गाइस? ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, क्रक्स तो ये ठहरा, ठीक है ना गाइस? हम कहेंगे भाई आर बाय एन ए, आर बाय एन ए इज अ कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 3/2 KBT, KB being your Boltzmann constant। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसकी वैल्यू भी याद कर लो। दिख गया गाइस? वो कुछ नहीं है, आर बाय एन नहीं किया है हमने, ठीक है ना बच्चों? गुड। अब गाइस हमारा अब क्रक्स क्या आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT। हाँ है ना? एक बार मैं लिख दूं इसे फिर से, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT। गाइस एक चीज समझो गाइस, ये जो हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लिया है, ये हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, समथिंग व्हिच यू डोंट नो राइट नाउ, क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ट्रांसलेशनल का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट, वाई के अलोंग मूवमेंट, जेड के अलोंग मूवमेंट, देयर इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गुड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा बच्चों, बताना मुझे। यार पर मॉलिक्यूल बताए तो पर मोल में क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एन ए से। हाँ है ना? एक मॉलिक्यूल की हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताए तो पर मोल क्या होगा, यू मल्टीप्लाई बाय एन ए। हाँ है ना? इट इज गोइंग टू बी 3/2 KBT इंटू एन ए। हाँ है ना बच्चों? बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। यार केवी इंटू एन ए तो आर होता है, तो ये 3/2 RT आ गया। दिस इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मॉलिक्यूल था 3/2 KBT, पर मोल हो गया 3/2 RT। ठीक है? अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गैस क्या होगा? यार एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है, तो एक मोल के लिए क्या होगा, यू मल्टीप्लाई बाय एन। हाँ है ना? गुड। अब गैस जब मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एन मोल्स ऑफ गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गाइस एन से मल्टीप्लाई कर दे, जब एक मोल के लिए इतना है तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय एन, यू विल गेट 3/2 NRT। यार एनआरटी की जगह तो पीवी भी डाला जा सकता है। अब काम की चीज क्या ठहरी, यहाँ पे वही मिस्टेक मत कर देना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आइसोथर्मली अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? आइसोथर्मली प्रेशर बढ़ा दिया, सेम रहेगा। गुड। कई बच्चे फिर से वही काम कर देते। नेक्स्ट पे आते बच्चों, लिखना है? ओके। हाँ तो बच्चों हम क्या कह रहे थे, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड CRMS, प्रेशर एंड CRMS। क्या रिलेशन है गाइस, ध्यान से देखो। हम कहेंगे P एम नॉट इक्वल टू DRT होता है, मतलब PV इक्वल टू NRT यूज कर सकते हैं, या P एम नॉट इक्वल टू DRT। यदि काम करते हैं, जरा इस पे ध्यान दो कि इसमें मॉलिक्यूलर मास है, हमें पता है CRMS में भी मॉलिक्यूलर मास आ रहा होता है। तो लेट अस डू वन थिंग, P को लिखते हैं D, RT बाय एम नॉट लिख दे। गाइस हमें क्या बताया, CRMS क्या होता है, या CRMS स्क्वायर इज 3RT बाय एम नॉट। जरा इधर वैल्यू डाल के देखो बच्चों, इज गोइंग टू बी D इनटू CRMS का होल स्क्वायर बाय 3। गुड। तुम्हारा फॉर्मूला क्या उठ के आने वाला होगा गाइस, प्रेशर
इज इक्वल टू, अरे तुम रहने दो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 d/CRMS²। यार डी की जगह ना कई बार रो भी लिख देते हैं। दैट इज नथिंग बट डेंसिटी ओनली गाइस। ये बच्चे कहीं से सर ये क्या आ गया, ये तुम्हारा डेंसिटी है, ये तुमने करा हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। गुड। तो गाइस ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हाँ 1/3 रो CRMS²। अब आएंगे नेक्स्ट चीज पे गाइस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। हाँ बेटा जरूर लिखो। अरे मैं मना तो यहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लिखो। अच्छा ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? यार साथ साथ लिखा करो गाइस, ऐसे नहीं। स्पीड। यार अब आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पे, या फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सेम चीज है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसका? स्पीड का, ऑफ स्पीड कर्व। गाइस जरा कर्व ही देख लें सबसे पहले। मजा ही नहीं आया। गाइस यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे यार ये ठीक है, ये एक तो है ना नीचे जा रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा ऊपर, ये ऐसे जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज हाउ इट इज गोइंग। एनीवे गाइस ये हमारा कर्व है, ये कर्व क्या बता रहा है? यहाँ पे हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमने लिया स्पीड। यार स्पीड जीरो कितने मॉलिक्यूल्स की है? जीरो। और गैस दे आर इन मोशन। ऐसी बहुत हाई स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स की है? बहुत कम की, टेंडिंग टू जीरो। मतलब बहुत कम स्पीड, बहुत हाई स्पीड, बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है, सबकी कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रही है। गाइस ये पॉइंट किसको डिनोट करता है? दिस इज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules. हाँ दिस इज CMP। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज CMP, स्पीड possessed by maximum fraction of molecules। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए C एवरेज, और ये कहीं ना कहीं होना चाहिए CRMS। विसिनिटी में ही लाई कर रहे होते हैं, मतलब टुवर्ड्स द राइट ऑफ CMP। अब गाइस ये था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T1। यार हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा हो गया, कुछ दिख रहा है? फर्क दिखाई दिया? गुड। ये बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई घट गई? अंधे हो बच्चों। हाँ स्पीड बढ़ गई। गुड। CMP बढ़ गया, C एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ गया। काम की चीज क्या है गाइस, घटा क्या है? हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड घट गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज हो गया। ऐसे समझो गाइस कि एनर्जी जो मिली वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई काइंड, मतलब इस टाइप की फील आ रही है नहीं आ रही है? कि वो यूनिफॉर्म सी हो गई। हाँ है ना? ऐसी बता रहे हैं, मतलब यू गेट द आइडिया। ये टेम्परेचर बढ़ाया था बच्चों, दिस T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। मिडल वाली MP, सॉरी एवरेज, इट इज दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज योर एवरेज, दिस इज योर RMS, मतलब नीचे वाला इनके पॉइंट। ठीक है बच्चों, फील सही? गुड। तो गाइस टेम्परेचर बढ़ाने पे दो चीजें हुई। कर्व की टर्म्स में देखा जाए तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, हाँ है ना? कर्व
shifts towards right. दूसरा, कर्व पीक गोज डाउन, कर्व की जो पीक है इट गोज डाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना? ओके गाइस, अब ध्यान दो। तो हमें पता चल गया टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। व्हाट हैपेंस टू द एरिया अंडर द कर्व? ना, लग रहा होगा वो डायग्राम की प्रॉब्लम है जो मैंने बनाया है। आइडिया इज एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों बच्चों? हम कहेंगे गाइस, ऐसे देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है यार, ये स्पीड इतने फ्रैक्शन की, ये स्पीड इतने फ्रैक्शन की, मतलब मैं बेसिकली इनको ऐड करता जा रहा हूं फ्रैक्शंस को, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? हम बेसिकली फ्रैक्शंस को ऐड करते जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन का सम क्या आ जाना चाहिए? सारी फ्रैक्शंस का सम। टोटल बाय टोटल आ जाएगा ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये एग्जैक्टली हमारा क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सम 1। तो एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, हाँ या ना? गुड। अब गाइस ये हमने कर्व देख लिया यार, यही कर्व हमारा किस में चल रहा होता है? अगर हम rather than going for, अच्छा गाइस, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बजाय अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा कर्व में? भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एनटी, हाँ है ना? गुड। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी लिया। ओके गाइस, कर्व में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इसी टाइप का कर्व बनेगा। ये क्या हो जाएगा इन दैट केस बच्चों? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्व विल अगेन शिफ्ट लाइक दिस, हाँ या ना? अच्छा बच्चों, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे 12th में, लेकिन उसका एक जनरल आइडिया भी दे देता हूं। गाइस होता क्या है, ये नोट कर लिया? कर लो नोट, कर लो नोट, उसके बाद में तुम्हें समझाता हूं। नोट करा या नहीं करा? ओके, हो गया? हाँ, T2 greater than T1 ऑब्वियसली। गाइस आइडिया क्या रहा है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यार, वो आपस में टकरा रहे हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए यार? मॉलिक्यूल्स टकराते गए एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी एनर्जी है उनकी कि जब वो टकराए दे फॉर्म प्रोडक्ट्स, हाँ है ना? सपोजिंग तुम N2 और H2 को टकरा रहे हो, देयर इज अ पॉइंट कि उनकी इतनी एनर्जी है, जब N2 और H2 को टकराया दे फॉर्म NH3, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो इस टाइप की रिएक्शंस आर पॉसिबल। हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा अ मॉलिक्यूल मस्ट बी हैविंग, द मॉलिक्यूल मस्ट बी हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, हाँ है ना? अगर मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी से टकराते हैं तो दे आर जस्ट गोइंग टू रिबाउंड विदाउट एक्चुअली फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। नाउ लेट दैट एनर्जी बी दिस मिनिमम एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कर्व में बनाता हूं, चलो। This is the minimum kinetic energy. This value is the minimum kinetic energy that the molecule must possess so that it forms products. तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं which are capable of forming products? मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Can we say ये जो एरिया है, this is telling us the fraction of molecules which can form products.
हाँ है ना, ऑन कोलिजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमने कहा कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स। टेम्परेचर बढ़ा, हाँ बेटा, हाँ स्पीड या एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नाउ द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दे हैव इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन गाइस? बढ़ जाएगी, मोर मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। हाँ है ना बच्चों? इस कर्व को हम बाद में भी स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। अरे एमपी को कहां से रिलेट कर रहे हो? हाँ मतलब इसमें तो हमारा एमपी डिक्रीज हो गया ना, जय टेम्परेचर बढ़ाया। करेक्ट, क्लियर है गाइस? गुड, होल्ड ऑन गाइस।